Ji, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Aniba Rashid. I warmly welcome you all to the first session and first lecture of Environmental Sciences. And today we are going to cover our first chapter, that is interdisciplinary nature of environmental science. Before we should start, just confirm in the group, in the chat section that is my voice visible and audible to you all? Please send a response as yes if my voice is clearly audible to you. Thank you so much. Fine, that's great. Thank you, Kashif. Thank you, Asad, for your response. Thank you, Farhan. Thank you, Namra. So basically, today we are going to start with the first chapter, that is interdisciplinary nature of environmental science. If we just move on to the first glance of the syllabus. In the syllabus of environmental science, there are 8 chapters. The first chapter is history of environmental thought. The second chapter is sustainable development issues. The third chapter is interdisciplinary nature of environmental science that we are going to start today. The fourth chapter is environmental pollution. Fifth chapter, according to the syllabus, is climate change. Sixth chapter is environmental governance. Seventh chapter is global initiatives. And last and eighth chapter is environmental assessment and management. अब एज अ टीचर मुझे आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों को, बैकग्राउंड नॉलेज को इजी टू कम्प्रीहेंड बनाना है, इजी टू डाइजेस्ट बनाना है. फॉर दैट पर्पज व्हाट आई डिड इज टू अरेंज द चैप्टर्स इन अ वे कि आपके लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करें और फिर ऑनवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ थोड़ा सा जाएं. तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो ये हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट जो है, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, जो थर्ड एंड सेकंड चैप्टर है, उनके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर आएगा. जब आप इसको गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड ज्यादा हो जाएगा. क्योंकि डायरेक्ट अगर आप हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट के ऊपर आ जाएंगे तो जो बेसिक एनवायरमेंटल साइंस के इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आपको वो नहीं पता होंगे तो आप उनकी हिस्ट्री को इजीली ग्रास्प नहीं कर सकेंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे. तो दैट्स व्हाई आप चेंज इट्स अरेंजमेंट ऑन द बेसिस कि वो सबसे पहले आपके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो पहले आप ग्रास्प करें, एब्जॉर्ब करें, एंड देन आप मूविंग ऑनवर्ड आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं. तो उसमें हमारे पास जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें हम, तो ये हम कवर करेंगे कि इसमें सोशल एंड नेचुरल साइंसेस में इनके मर्जन से एक नई डिसिप्लिनरी साइंस हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस आई, और उसकी कुछ डायमेंशंस हैं जिनको हम आज कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल, द वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी, देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल फिजिक्स, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, environmental geology, environmental economics, environmental geography, environmental toxicology, environmental biotechnology and environmental sociology. तो ये different dimensions हैं जिनमें हम cover करेंगे कि environmental science as an interdisciplinary nature कैसे act करती है. क्योंकि बाकी ये environmental word जो है, ये बाकी सब फील्ड्स के साथ अटैच होके किस तरह से उन सब्जेक्ट्स के इन्वायरमेंटल डायमेंशन को हम कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज गो थ्रू करेंगे. थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो आज का जो टॉपिक है हमारा सिलेबस का, इसमें हम इसके सारी डायमेंशंस को, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सब डायमेंशंस को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. नेक्स्ट अगर हम देखें कि पास्ट पेपर्स में जो मैंने आपको डेमो लेक्चर में भी बताया था कि मेरा मेथड यही है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस डायमेंशन से पेपर में पूछे गए हैं, वो डायमेंशन जो है वो किस तरह से आपके लिए जो है वो क्वेश्चन जो है पेपर में बन के आ सकता है, क्या मार्किंग स्कीम हो सकती है, तो उसको हम देखते हैं. ये जो हमारा थर्ड चैप्टर फ्रॉम द सिलेबस है, एंड फर्स्ट चैप्टर फॉर टुडे, हमारा इस सेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको पता है ये एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट इटसेल्फ 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है. तो 2017 में पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी पे आया था, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त विजिबल है, यू कैन सी दैट. देन हमारे पास 2018 में अगेन जो है इस चैप्टर से
जो क्वेश्चन आया था वो 10 मार्क्स का था, राइट अ नोट ऑन एनवायरमेंटल जियोलॉजी। तो हमें जियोलॉजी के सारे एस्पेक्ट्स को एनवायरमेंटल डोमेन में वहां पर मेंशन करना था। देन हमारे पास जो 2018 के बाद 19 का गैप है। देन 2020 में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से पर्टिकुलरली हमारे पास दो डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे, बोथ पर कैरिंग 10 मार्क्स ईच। तो 20 मार्क्स एक काइंड ऑफ हमें इस चैप्टर से नजर आते हैं 2020 में, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, इसको उन्होंने इन डेप्थ स्टडी आपसे मांगी हुई है। देन सेम ईयर में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे एक ब्रीफ जर्नल नोट आया हुआ है, जिसमें हमने इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स का इंटर रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स में। तो ये इस चैप्टर से रेलेवेंट क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं। इससे ऑनवर्ड मूव करते हैं अगेन 2020 में, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग एंड द इंक्रीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस टू डील विद इंक्रीजिंग डिमांड्स। तो ये अगेन क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया हुआ है, जो कि बहुत इन डेप्थ मांग रहा है, डिटेल आपसे मांग रहा है इस चैप्टर में। तो ये बेसिकली टू दी पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ है। अब इसके बाद 22 एंड 23 में फिलहाल एक काइंड ऑफ एक सडन गैप है, और अब हम 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली बहुत ब्राइट चांसेस हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के। डायमेंशन कोई भी हो सकती है, ऑब्वियसली हम हर चीज कवर करेंगे। तो इसी तरह चलते हैं हम अपने इन चैप्टर्स को, आज देखेंगे कि हम कौन कौन सी डायमेंशंस को क्लियरली डील करेंगे। अब आ जाते हैं एक और नए इंग्रेडिएंट पे। जिन लोगों ने डेमो लेक्चर नहीं अटेंड किया था उन लोगों के लिए न्यू चीज़ है, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने ये अटेंड किया था उनके लिए बहुत बेसिक उनके पास नॉलेज है। जी बिल्कुल, स्पेशल में बिल्कुल आया है क्वेश्चन इस चैप्टर से। नजीब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो प्रायर सजेस्टेड रीडिंग्स की हम बात कर रहे थे। प्रायर सजेस्टेड रीडिंग्स क्या होती हैं कि इस चैप्टर से रेलेवेंट जो मोस्ट वैलिड अप टू डेट लिटरेचर मुझे मिलता है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, वो इन स्लाइड्स में अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी मैं अपडेटेड कोई मटेरियल ग्रुप्स में शेयर करती रहती हूँ। आज हमारा फॉर्मली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली अब आपको रिपीटेडली ये स्लाइड्स भी और डाटा भी जो भी मुझे लगा रेलिवेंट है तो वो मैं ग्रुप में शेयर करती रहूंगी। सबसे पहले हमारे पास ब्रिटानिका की इन्वायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन का लिंक अवेलेबल है। देन डिसिप्लिन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, जिसका रेफरेंस आप पेपर में यूज भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रीवियस जो नॉलेज है उन लोगों के लिए जिनके लिए बिल्कुल ये न्यू सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस का, स्पेशली जो सोशल साइंसेज के बच्चे हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस को ऑप्ट करते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन CSS, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इंग्लिश लेवल पे ये आर्टिकल है, इजी टू कॉम्प्रिहेंड है। इसी तरह यूनिटी कॉलेज USA जो है, उनका एक वाई स्टडी इन्वायरमेंटल साइंस एज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का ये एक आर्टिकल है जो यहाँ पर शेयर किया हुआ है। देन अगेन इन्वायरमेंटल साइंस की स्कोप एंड इसकी इंपॉर्टेंस का एक PDF है जो मैंने जिसका लिंक यहाँ शेयर किया है। वर्ल्ड एटलस में 5 मेजर फील्ड्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस जो यहाँ पे मेंशन भी हैं, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये भी आपने जो है आप इसको कवर कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, और कल को आप पेपर में इसके डिफरेंट डायमेंशंस में इनकी रेफरेंसेस आप कोट कर सकते हैं। देन इसके बाद एक फुल आर्टिकल है जिसमें आप स्टूडेंट्स के लिए ई लर्निंग रिसोर्सेज की वैल्यू इन्वायरमेंटल साइंस के डिसिप्लिन से रेलिवेंट उस डायमेंशन में आप इसको देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डायमेंशंस में आपके लिए प्रायर सजेस्टेड रीडिंग्स प्रोवाइडेड हैं। ये लिंक जो है जस्ट आप सिंपल इसको कंट्रोल प्लस इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक्स ओपन हो जाएंगे। PDF से भी आपको जब शेयर की जाएगी तो PDF वर्जन में भी ये इजी टू ओपन है। आप इन सबको स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं थोड़ा सा। जी, अब बात करते हैं एक बेसिक नॉलेज आपकी कि इन्वायरमेंटल साइंस एज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हम कैसे इसको देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है एज एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड, ये फिजिकल, इंफॉर्मेशनल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को मर्ज करती है। और ये सिर्फ इकोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मिनरोलॉजी, ओशियानोलॉजी, लिम्नोलॉजी, सॉइल साइंस, जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस और जियोडिसी को सिर्फ कवर नहीं करती, बल्कि इससे भी आगे इकोनॉमिक्स को, देन आपके पास सोशियोलॉजी को, देन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डील करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पूरी यूनिवर्सल जितनी भी साइंसेज हैं या जितनी भी सोशल साइंसेज हैं उन सब तक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं वहां तक जाते हैं।
तो ये जो आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस है, ये बेसिक साइंस इसी रीजन की वजह से है इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पर, कि ये हर डायमेंशन में आप इसको देख सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। बेसिकली हर फील्ड ऑफ स्टडी जो भी यहाँ मेंशन की हुई हैं, उन सब में और इसके अलावा भी और भी कोई फील्ड हैं जो यहाँ मेंशन नहीं की हुई, उन सब की इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स और उन सब के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। और इस डोमेन को बहुत डायरेक्टली इंटरडिसिप्लिनरी इसी वजह से कहा जाता है कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू डिसिप्लिन्स, और ये डिसिप्लिन के दरमियान जो कनेक्शन है वो इन्वायरमेंटल डोमेन में स्पेसिफिकली होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस एज अ डिसिप्लिन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस एज अ डिसिप्लिन, ये जो बात मैं अभी पीछे कह रही थी, वही बात यहाँ पर आपके सामने आ जाती है, और हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंटल साइंस एज अ डिसिप्लिन हम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस में, अगर मैं टॉप राइट साइड से स्टार्ट करूं, तो इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी को, जैसे हमारी कंट्री की, अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें मैंने पिछले डेमो लेक्चर में भी बताया था कि चीजें यहाँ पर आपके पास बेसिक स्लाइड्स में अवेलेबल हैं। जो चीजें मैं आपको मजीद बता रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल्स, उनको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि आप कल को पेपर में वो एग्जाम्पल्स इंटरप्रेट कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हमारी पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी को जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि फ्लड्स आए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज आता है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आती है, तो उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे। अब इन्वायरमेंटल एथिक्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या आप सबको पता है कि जो ट्री प्लांटेशन हम करवाते हैं, एक बहुत अच्छी चीज, एनर्जेटिक चीज समझी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती है। तो जब हम उसी ट्री को डिफॉरेस्टेशन के पर्पज से कटिंग डाउन कर देते हैं, बहुत ज्यादा हम पेपर्स की प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि इंटरनेशनली पेपर की प्रिंटिंग पे बैन होता है। कहा यह जाता है, नॉर्मली हर ईमेल जो इंटरनेशनल ईमेल होती है उसके एंड पर डिस्क्लेमर एक दिया होता है कि डोंट टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल अनलेस नेसेसरी। ठीक है ना? तो वो आजकल जो हार्ड कॉपी से लोग सॉफ्ट कॉपी की तरफ जा रहे हैं इंटरनेशनली, उसकी रीजन यही है कि एथिक्स हमें इन्वायरमेंटल ये कहते हैं कि हम इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी डिफोरेस्टेशन जैसे मामला और हंटिंग जैसे मामला ना करें। तो ये इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंदर कि हमें एथिकली क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी, इन्वायरमेंट के जब हम होराइजन में उसको डील करेंगे, तो वो इन्वायरमेंटल एथिक्स होगी। देन हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी बेसिकली हमारे लैंडस्केप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, तो सारे जाहिर है हमें ये भी पता है कि ये इन्वायरमेंटल ही एस्पेक्ट है। और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के अंदर जी, ये बच्चा कोई कह रहा है कि वॉइस म्यूट हो रही है बार बार। क्या ऐसा आप बाकी स्टूडेंट्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास तो वॉइस में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, सारे बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। तो आई थिंक अवैस आप अपने जो वॉइस है उसको दोबारा चेक कीजिए। मेरे पास ऐसी कोई इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच। जी, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में जो हमारे प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सारे हैं तो इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम्स ही ना। तो जब हम इकोसिस्टम लेवल पर इनको स्टडी करेंगे, इनके डिफरेंट डायमेंशंस को, इनके बायोटिक फैक्टर्स को, एबायोटिक फैक्टर्स को, तो वो हमारे पास इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आ जाती है। इसके बाद जियोलॉजी की बात करते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जियोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ अर्थ एंड अर्थ के जो मिनरल्स हैं, अर्थ की जो बिलो मिनरल्स हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो जो हमारे पास अर्थ के मिनरल्स हैं, अर्थ के जो बिलो हमारे पास मिनरल्स हैं, वो उनका एनवायरनमेंट में क्या रोल है। ऑब्वियसली आपको पता है एनवायरनमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो इन्वायरमेंट के 4 पार्ट्स हैं, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। तो लिथोस्फीयर तो लैंड है, ठीक है? तो वो जो लिथोस्फीयर है उसके अंदर हम मिनरल्स को स्टडी करते हैं जियोलॉजी में, तो वो डायमेंशन आपके पास वहां आ जाती है। देन हमारे पास लॉ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनली हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल लॉज हम स्टार्ट करते हैं सीबीडी से, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, फिर हम आगे चलते हैं साइट्स पे, जिसमें हम कन्वेंशन ऑफ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं
उनके इंटरनेशनल ट्रेड पे हम बैन इम्पोज कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हम आगे चलते हैं, हम पाकिस्तान के लेवल पे आ जाते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, हमारे पाकिस्तान के वाटर लॉज हैं, हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी है 2018 की। तो ये सारे डिफरेंट जो लीगल फ्रेमवर्क में हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो वो इन्वायरमेंटल लॉ आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है दैट इज इन्वायरमेंटल लिटरेचर। तो अभी पिछले पेज पे ये जो इन्वायरमेंटल प्री सजेस्टेड रीडिंग्स मैंने आपको कही है, ये सारा का सारा इन्वायरमेंटल लिटरेचर ही तो है। तो ये आपके पास इन्वायरमेंटल डाटा आ जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लिटरेचर की इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ये है कि आजकल क्लाइफाई सीरीज के नाम से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें लोगों को उनकी नेशनल उनकी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर स्टोरी राइटिंग का कहा जाता है। अगर आप जस्ट गूगल पे सिंपली डॉक्टर अनीबा राशिद मेरे नाम से एक लाइफ सीरीज को सर्च करें, तो उसमें मैंने पंजाबी जुबान में और साथ जो उर्दू जुबान में दो आर्टिकल लिखे हुए हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर। तो वो आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, आप उनका पेपर में रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल होती हैं इन्वायरमेंटल लिटरेचर में। यानी आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए जो भी लिटरेचर लिखेंगे वो इन्वायरमेंटल लिटरेचर के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इन्वायरमेंटल मैथमेटिक्स है। अब इन्वायरमेंटल मैथमेटिक्स में हमारे पास जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है कि इन्वायरमेंटल मैथमेटिक्स में हर इन्वायरमेंटल मैटर की जो हम कैलकुलेशंस करते हैं एक्सेल शीट्स के अंदर, इन्वायरमेंटल जैसे आपको पता है इन्वायरमेंटल रिसर्च के अंदर हम जैसे मेरा इन्वायरमेंटल में पीएचडी की इन्वायरमेंट जो रिसर्च थी उसमें मैंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को इवेल्युएट करना था। तो वो जो इन्वायरमेंटल मेरे पास स्टडीज में जो एस्पेक्ट था, जो डायमेंशन थी, अगर मैं उसको देखूं कि उसके अंदर मैंने कैलकुलेशंस की, उसके अंदर मैंने डिफरेंट एनईक्यू वैल्यूज पुट की और उनको मैंने कंपेयर किया, मैंने डीकलराइजेशन परसेंटेजेस ली, तो ये इन्वायरमेंटल मैथमेटिक्स है, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं जो हम देख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आपके पास इन्वायरमेंटल मेडिकल साइंसेज हैं। अब ये क्या है? इन्वायरमेंट में जाके आपको जो बीमारियां होती हैं, इन्वायरमेंट से आपको, जैसे वो आपने सुना ही होगा कि ये जो हे फीवर हो जाता है, जो पोलन इन्फेक्शन होता है, असल में पोलन क्या है? इन्वायरमेंटल एक आपके पास बीमारी है ना, कि इन्वायरमेंट में आप जाते हैं, ओपन इन्वायरमेंट में आप गए हैं, आपको वो पोलन से एलर्जी की और आपको वो डिजीज हो गई है। तो मेडिकल साइंसेज उस टाइम पर क्या रिसर्च करती हैं, क्या आपको मेडिसिन सजेस्ट करती हैं, वो आपके पास इन्वायरमेंटल मेडिकल साइंसेज आ जाएंगी। इसके बाद ओशियानोग्राफी है। ओशियानोग्राफी क्या होती है कि ओशन के अंदर आपके पास, वो भी तो एक इन्वायरमेंट है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट है। तो ओशन के अंदर आपके पास फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे, केल्प्स होंगे बड़े बड़े, आपके पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस मेरीन इन्वायरमेंट में पाई जाती है, उसकी स्टडी को आप ओशियानोग्राफी कहेंगे। फिर उसके बाद आप फिलोसफी की बात करते हैं। फिलोसफी में, इन्वायरमेंटल फिलोसफी में आपके पास वो फिलोसॉफिकल थॉट एंड स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाएंगे, जहां पर एक मॉडर्न है स्कूल ऑफ थॉट है, एक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है। इनका इनका क्या इनकी थॉट है, जो प्री एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन का एरा था उसके अंदर इन्वायरमेंट की थॉट में फिलोसफर्स क्या सोचते थे, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई उसके बाद इन्वायरमेंटल थॉट में क्या चेंजेस आई। तो ये जो हम इस एंगल से इस चीजों को देखते हैं, ये आप इन्वायरमेंटल फिलोसफी में पढ़ते हैं। जब आप अपने चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो आपका चैप्टर 1 है, जो हमारे अकॉर्डिंगली चैप्टर 1-3 होगा हमारे सेशंस के अंदर, मैंने उसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो बच्चे लेट आए हैं ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये बेसिकली हमारा सिलेबस में चैप्टर 3 है जो हम आज कवर कर रहे हैं। तो जो सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल हिस्ट्री और स्कूल ऑफ थॉट्स को आप पढ़ेंगे, तो वो उसकी एग्जांपल्स आप कल को इन्वायरमेंटल फिलोसफी के अंदर भी खुद से पुट कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बताऊं इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से, इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से, पेपर सीएसएस के अंदर आप ये जो 8 चैप्टर्स पढ़े हैं, ये 8 के 8 चैप्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत इंटर रिलेटेड हैं। एक चैप्टर को आप दूसरे चैप्टर में रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, दूसरे को आप छठे चैप्टर में रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। यही रीजन है कि जो मेरे पिछले सालों के स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो मार्क्स सिक्योर किए हैं इस सब्जेक्ट में। और उसकी रीजन भी यही है कि आप इनको क्रॉस जो है रेफरेंसिंग में आप इनको बहुत इजीली देख सकते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल फिजिक्स है आपके पास। अब फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर इन्वायरमेंटल फिजिक्स आपको बताती है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो फिजिकल मैटर है, जैसे कि आपके पास एबायोटिक जो सॉलिड्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, जो गैसेस हैं, आप उनको कैसे डील करते हैं, ये इन्वायरमेंट के अंदर ही पाए जाते हैं, एबायोटिक लेवल में हैं। तो ये चीजें जो हैं आपके पास इन्वायरमेंटल फिजिक्स के अंदर आती हैं। देन इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल साइंस है।
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जो मैं आप बच्चों को देती हूँ वो हाइड्रोपॉलिटिक्स है। हाइड्रोपॉलिटिक्स आपके पास क्या होती है, ज़ाहिर है हमारे पास एक स्टूडेंट यहाँ पर इस वक़्त पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं यहाँ पर, मिस साइमा इकबाल, वो भी आपको बेटर यहाँ पे अपनी इनपुट दे सकेंगी ग्रुप में, कि जो आपके पास हाइड्रोपॉलिटिक्स है, यानी कि वाटर से रेलेवेंट ट्रांस बाउंड्री जो मैटर्स हैं, जो ट्रांस बाउंड्री जो पॉलिटिक्स है वाटर से रेलेवेंट, ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी ट्रांस बाउंड्री हाइड्रोपॉलिटिक्स है। तो एनवायरनमेंट का कोई भी एस्पेक्ट जो होगा जिसको आप पॉलिटिकल साइंस के डायमेंशन में देखेंगे, वो एनवायरमेंटल पॉलिटिकल साइंस में आपके पास हम उसको कवर करते हैं। फिर आपके पास एनवायरमेंटल साइकोलॉजी आ जाती है। जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है वो ये है कि हम जैसे डिफरेंट एक्शन प्लान्स लॉन्च करते हैं, डिफरेंट हम ये क्रिएट करते हैं एक्शन प्लान्स के जी, जो आपके पास एनवायरमेंटल साइकोलॉजी यानी एनवायरमेंटल अवेयरनेस हमने क्रिएट करी है। जैसे हम कह रहे हैं, हमने कहा है हमने डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देनी, हमने किसी भी तरह ओवर फिशिंग ओवर हंटिंग नहीं होने देनी। तो उसके लिए जो हम लोगों की साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करेंगे, कि आप ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं कि कैंडिडेट्स जो हैं या लोग जो हैं वो उनको ये शऊर आ जाए उनमें कि वो कभी भी ये काम ना करें। तो इसकी जो हमारी टैक्टिक्स हम यूज़ करेंगे वो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में आएँगी। यानी लोगों के अंदर एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की एक डायमेंशन है। देन आपके पास एनवायरमेंटल रिलिजन भी आ जाता है। अब एनवायरमेंटल रिलिजन आपके पास क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीजियस बहुत सारे रिलिजन्स ऐसे हैं जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक लेवल के ऊपर ऐसे बहुत से ट्रीज़ हैं जो रिलीजियसली बहुत सेक्रेड कंसिडर होते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी प्लांट जो है वो बहुत सेक्रेड कंसिडर होता है। सिमिलरली जो बुद्ध मत हैं वो फाइकस को बहुत बड़ा एक रिलीजियस जो है वो समझते हैं, एक आपका आपका एक ट्री समझते हैं। तो ये जो आपके पास रिलीजियस एक डायमेंशन आ जाती है, इसको एनवायरमेंटल रिलीजन हम कहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह आपके पास गंगा जमुना लेक्स हैं, वो भी एनवायरमेंटल एक 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 काइंड ऑफ एक फैक्टर है, एक प्लेस है, एनवायरमेंटल सोर्स है, आपके पास एनवायरनमेंट का पार्ट है। और रिलीजियसली उसको हम देखते हैं कि कैसे उसको लोग जो है वो, जी बिल्कुल, डेट एंड ऑलिव फॉर मुस्लिम नजीब, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप डेट और ऑलिव्स जो हैं, ये खजूरें और जैतून मुसलमानों के लिए कितने रिलीजियसली हम इंपॉर्टेंट उनको समझते हैं। तो ये एनवायरमेंटल रिलीजन में इसकी डायमेंशंस आ जाती हैं। देन हमारे पास एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी है, ये भी बड़ा सोशल लाइफ के अंदर एनवायरनमेंट को हम कैसे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडियन एक ओकेजन होता है होली का। होली का ट्रेडिशन तो बहुत उनके लिए सेक्रेड है, बहुत वो एक अच्छा इवेंट समझा जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, उससे एक एनवायरमेंटल काइंड ऑफ कंटामिनेशन कॉज होती है, क्योंकि वो जो कलर होते हैं वो थोड़ा सा इस तरह से आपको एनवायरमेंट थोड़ा सा पोल्यूट हो जाता है। सिमिलरली बकरा ईद पर हमारे लिए बड़ा एक सेक्रेड ओकेजन है, बड़ा हमारे लिए रिलीजियस बड़ा अच्छा ओकेजन है। लेकिन नॉर्मली लोग इस चीज का शऊर नहीं रखते कि वो जब स्लॉटर कर रहे होते हैं, जब वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उस वक्त वो कैसे एनवायरमेंटल कंटामिनेशन और पोल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं। तो ये कुछ डायमेंशन है जो सोशल एस्पेक्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज भी इन्वायरमेंटल मैटर्स में अगर हम देखें, ये सोशल इश्यूज भी आपके इन्वायरमेंटल अगर डोमेन में हैं तो वो उसमें काउंट होते हैं। जैसे कि आपकी ये जो डिफॉरेस्टेशन वाला मैटर है, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स, इलाकाई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इंडिया के अंदर एक गाँव है, जहाँ पर हर खानदान में जब बेटी पैदा होती है, तो वहाँ वो एक दरख्त लगाते हैं। बड़ा फेमस ये इंसिडेंट है, आप आज गूगल करें आपको पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी। तो वो भी एक एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर आप इसमें एग्जांपल उसकी कोट कर सकते हैं। देन आपके पास एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स हैं। एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं कि आपके पास ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके पास यूनाइटेड नेशंस, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर आपको जो भी स्टैट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आज ये सर्वे है, आज इतनी हमारी पोल्यूशन हो गई है, ओवर पॉपुलेशन से इतना इश्यू हो गया है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, वाटर अब इतने अरसे में कम हो जाएगा कंट्री में। ये जितनी बातें आप पढ़ते हैं, ये एनवायरमेंटल स्टैट्स से रेलेवेंट है। देन एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं इन ह्यूमन बिहेवियर को, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रेलेवेंट होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर से रेलेवेंट होता है। तो जब एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कॉज कर रहा है, तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ही हैं जो एनवायरनमेंट की पोल्यूशन की कॉज बन रही हैं। जैसे
हम दरख्त काटते हैं अपने रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लिए, हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, हम एक्वेटिक पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, हम लैंड पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, हम फैक्ट्री से इंडस्ट्री से पानी बाहर रिलीज कर देते हैं अब नालों में, वहां से पोल्यूशन कॉज हो रही है, वो वाटर पोल्यूशन है। ये सारे जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर हैं एनवायरनमेंट के लिए, इसको हम एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी में कंसिडर करते हैं। देन एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हर चीज जो लिविंग है, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका एनवायरनमेंट में क्या रोल है, कैसे वो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, कैसे वो एनवायरनमेंट को डील करते हैं, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी आपके पास। देन आपके पास एनवायरमेंटल बिजनेस आ जाता है। एनवायरमेंटल बिजनेस क्या है? आजकल जो भी इन्वायरमेंटल डोमेन के अंदर बिजनेसेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे इन्वायरमेंटल बिजनेसेस के अंदर आते हैं। अब मैं ये चाहूंगी कि मेरे जो बच्चे इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं, उनमें से कोई भी स्टूडेंट यहाँ एग्जाम्पल चैट में मेंशन करना चाहे इन्वायरमेंटल बिजनेस की, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। अगर आप थोड़ा सा अपनी इनपुट देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और उसके बाद अगर आप मतलब नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं अपना इनपुट देती हूँ इन्वायरमेंटल बिजनेस पे, कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, कोई ऐसा बिजनेस। जी वेरी गुड नजीब, सोलर पैनल इंडस्ट्री, बिल्कुल वेरी गुड। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर सोलर पैनल इंडस्ट्री चल रही है। फरहान बिल्कुल ठीक है, कार्बन ट्रेड, कार्बन ट्रेड जो हो रही है, वली बिल्कुल ठीक है, कार्बन ट्रेड हो रही है, एक्सेलेंट। तो ये इन्वायरमेंटल बिजनेसेस की टाइप है, कि एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। आरओ प्लांट्स, फरहान ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इन्वायरमेंटल बिजनेसेस जो हैं ये बहुत ज्यादा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, मिनरल वाटर के ऊपर काम हो रहा है। तो ये जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इस एंगल से। इसके बाद आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है। जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बिल्कुल ठीक है जी। ऐसे ही है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जो है उनसे हम मूव कर रहे हैं आगे रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाते हैं हम। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये जो अभी हम बात सारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं, अभी जो बच्चों ने एग्जांपल दी इन्वायरमेंटल बिजनेस की, तो ये जो हमारे पास कार्बन ट्रेड में सोलर पैनल इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, ये भी इनसे अपने जो ये जो हमारी लिथियम लेड बैटरीज बनाते हैं आजकल, इस तरह की जो जो भी चीजें चल रही हैं, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए ही है। सिमिलरली हमारे पास स्मोक की एग्जांपल है, सिमिलरली हमारे पास ये ओजोन डिप्लीशन की एग्जांपल है। ये सारा का सारा इनका जो कनेक्शन है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर आता है। फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल कंप्यूटर साइंस है। इन्वायरमेंटल कंप्यूटर साइंस आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज फॉर इन्वायरमेंटल पर्पसेस, मशीन लर्निंग। इसमें मैं आपको अपनी फिर अगेन एग्जांपल देती हूँ अपने पीएचडी वर्क से। मेरा पीएचडी वर्क वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड इट्स रीयूज ऑन क्रॉप एग्रीकल्चर है। तो क्या किया मैंने कि मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह से अपने वर्क में कंप्यूटर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क यूज करूं। तो उसमें मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट से सजेशन ली, और उन्होंने मुझे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर की एग्जांपल दी कि आप इस टूल को यूज करके मशीन लर्निंग के थ्रू पाइथन और मैटलब, जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनके थ्रू आप अपने डाटा को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वाकई ऐसा हुआ कि मैंने जब उनसे उनको एज अ कोलैबोरेटर मैंने वर्क में ऐड किया, और जब उससे मैंने पेपर पब्लिश किए, तो वो नॉर्मली जो पेपर जो है वो लाइक वो पेपर पब्लिश होता है वो 1 इम्पैक्ट फैक्टर में, 0.5 इम्पैक्ट फैक्टर में होता है, तो वो मेरा 3.5 4 इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर पब्लिकेशन हुई। तो इन्वायरमेंटल कंप्यूटर साइंस में आप सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो मशीन लर्निंग फॉर द यूजेज ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज आप दे सकते हैं। आपको आज एक और रीसेंट एग्जांपल देती हूँ इसकी, कि जो रेनफॉल के जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ट्रेंड्स देखे जाते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपका जो देखता है, ये भी सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, कंप्यूटर साइंस के थ्रू होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो फील्ड है दैट इज इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, और इसके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप विद अदर बायोटिक एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो हमारे पास सारी की सारी टाइप्स हैं इन्वायरमेंटल साइंस की एज अ डिसिप्लिन, ये सारे के सारे मल्टी डिसिप्लिनरी हम जो है वो इसको देखते हैं इस एंगल से। आगे चलते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस में अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें, तो इसमें सोशल साइंसेस की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सोशल साइंसेस हमें बताती हैं कि हमने ह्यूमन के रिलेशनशिप्स,
ह्यूमन की परसेप्शंस या ह्यूमन की पॉलिसीज टुवर्ड इन्वायरमेंट कैसी हैं, इन चीजों को हम डील करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड सोशल साइंसेस देन नेचुरल साइंसेस। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर जो है ना, ये आपकी टेक्नोलॉजीज को, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जैसे भी इन्वायरमेंटल डिजाइन होंगे, जैसी भी इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजीज होंगी, ये उनके ऊपर डील करेगा। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में डिफरेंस भी है, सॉरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिफरेंस है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की, तो ये इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं ये क्या करते हैं, ये जितनी भी पीछे मैंने पिछली स्लाइड में आपको एक एक वन बाय वन जबकि सबकी एग्जांपल्स दी हैं डिटेल में, इन सारी डायमेंशन के अंदर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट डायमेंशन पे काम करते हैं। और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, अल्टीमेट गोल ये होता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, जस्ट लाइक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इन्वायरमेंटल साइंस में अगर इंपॉर्टेंट चीज और देखें तो वो हमारे पास फिजिकल एंगल भी है, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हैं, हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिकल प्रोसेसेस भी हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं तो वो हर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हैं एनालिसिस के बेस पर, और वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट के अलावा भी एक और काम करते हैं, वो ये करते हैं कि वो स्पेस को, टाइम को, उसके रिलेशनशिप को क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू भी इवेल्युएट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिन बच्चों को नहीं पता, वो एनालिसिस जिसका जो क्वांटिटी की बेस पर हो, क्वालिटी की बेस पे ना हो, ये हमारे पास हम इसकी बेस पर जो है वो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो हैं वो इफेक्टिव अपनी मेजरमेंट करते हैं। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनके? इसमें हमारे पास 1971 में यूनेस्को ने हमें कुछ मेजर्स दिए थे। वो मेजर्स हमारे पास जो हैं उनमें नंबर 1 है जी, जब आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के हवाले से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक पर्पस है। फिर उसके बाद जब आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में, डायमेंशन में जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनके हवाले से बेसिक नॉलेज को जब आप एक इम्पार्ट करें, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करें, तो ये भी आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक पोर्शन है। देन आप इन्वायरमेंट्स के हवाले से लोगों के एटीट्यूड्स जो हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइन करें कि लोगों में इन्वायरमेंटल कंसर्न क्रिएट हो। इसके बाद आपके पास जो है वो आ जाता है नेक्स्ट डायमेंशन, दैट इज इन्वायरमेंटल मोटिवेशन। अब आप क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से आप जब पब्लिक में मोटिवेशन क्रिएट करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन के लिए आप आवाम में एक शऊर पैदा करते हैं कि इन्वायरमेंटल जो है वो किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम के लिए ह्यूमन बीइंग्स मजीद रिस्पॉन्सिबल ना बने, तो ये यूनेस्को के अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक पर्पस ये भी है। सिमिलरली आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए टेक्निकल स्किल्स भी जब एक्वायर करते हैं, तो ये भी इन्वायरमेंटल स्टडीज के अंदर इंक्लूडेड है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जब नेचर के अंदर एक हार्मनी क्रिएट करते हैं सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, तो ये भी आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा एक रोल है, एक पर्पस है। ये हमने देखना होता है इन्वायरमेंटल साइंसेज में। इससे ऑनवर्ड चलते हैं। इस पिक्चर में डिफरेंट डायमेंशंस अगर आप देखें तो आपको नजर आ रही होंगी। ये आप एक सेकेंड देखिए, एक एक एंगल को इनको जरा रीड करें, फिर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। जी, तो इसमें आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल फिजिक्स, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, देन आपके पास माइक्रोबायोलॉजी, ज्योग्राफी, टॉक्सिकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, ये सारी डायमेंशंस आप देख रहे हैं। ये जो है सारी डायमेंशंस जो हैं ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, जिनको अब हम वन बाय वन डील करने लगे हैं। जी, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले जो है हमारे पास अगर हम इसको अब आज स्टडी करें, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक सिमिलर फील्ड है, जस्ट लाइक काइंड ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट से ह्यूमन बींग्स का रिलेशनशिप इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपने इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम वो देखते हैं। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी जो बायोलॉजिकल लाइफ है
जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस तरह एनवायरनमेंट के अंदर बिहेव करते हैं, हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ये स्टडी करते हैं। क्योंकि दोनों फील्ड्स ऑफ स्टडीज के अंदर हम इकोसिस्टम्स को देख रहे हैं। बस इतना है कि फर्क इनमें सिर्फ एक पॉइंट का है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा देखते हैं और इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को ज्यादा देखते हैं। आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास जो ये एक कॉन्वर्सेशन आई थिंक ग्रुप में चल रही है, तो इसको जरा एडमिन से आई रिक्वेस्ट कि जस्ट लुक एट दिस। थैंक यू सो मच। राइट, एग्जैक्टली, देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम other candidates. Let me just have a look. Just one second. जी, राइट। सो थैंक यू सो मच एडमिन फॉर योर रिस्पॉन्स। राइट, सो अगर हम बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी जो है वो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये इकोसिस्टम्स को ज्यादा फोकस करती है, ये इन्वायरमेंटल डायमेंशन को ज्यादा फोकस करती है। जबकि हमारे पास जो एक इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा फोकस करते हैं, बट दोनों के अंदर हम डायमेंशन एक ही देखते हैं, एक ही काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप हम देखते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट होता है, ये क्या करता है, ये ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी, वो एक्शन ओरिएंटेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाइल्ड कम्युनिटीज की यहाँ पर बात करते हैं कि जो वाइल्ड कम्युनिटीज होती हैं वो जब अपने इन्वायरमेंट में रहती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। जो पोल्यूटेंट्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो कहाँ से आते हैं, उनका सोर्स क्या है, वो कैसे बायोसिंथेसिस उनकी होती है, वो कैसे अपना पूरा मैकेनिज्म ड्राइव करते हैं, और फाइनली उनका अल्टीमेट फेट क्या होता है। ये सारे के सारे एक्शंस इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट जो हैं वो देखते हैं। और ये पोल्यूटेंट जो है, हम पैथोजेंस की बात करें जो लिविंग पोल्यूटेंट्स होंगे, हम नॉन लिविंग की बात नहीं करें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। यहाँ पर हम हर चीज लिविंग की बात करेंगे। सिमिलरली इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर स्पीशीज होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफरेंट है, जो भी हो रहा है वो चीज आपको इकोसिस्टम इंडिकेटर स्पीशीज बताती हैं। इसमें यहाँ जो एग्जांपल लिखी है वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइकेंस जो हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेंस, LICHENS, ये लाइकेंस जो हैं ये फंगल और एलजी की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एलजी और फंजाई दोनों मिलके एक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, दैट इज नोन एज लाइकेन। और ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, यानी इनकी प्रेजेंस उस जगह पर होती है जहां पोल्यूशन नहीं है। जहां पोल्यूशन होगी लाइकेन कभी वहां नहीं पाए जाते। इसकी मैं आपको एक और मजीद इलेबोरेटेड एग्जांपल देती हूँ कि आज से 10 15 20 साल पहले जब हमारे टीचर्स बॉटनी में जब प्लांट सर्विस के लिए जाते थे नॉर्दर्न एरियाज में, मरी वगैरह में, तो वहां उनको लाइकेंस मिलते थे। बट आज से 5 7 साल 8 साल पीछे चले जाएं, हम जब अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे जाते थे इस सर्वे के लिए, तो हमें मरी में लाइकेंस नहीं मिलते थे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो गई थी। तो फिर हमें खानसपुर जाना पड़ता था, अपर एरियाज में जो अभी तक जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम थी। तो इस तरह ये पोल्यूशन इंडिकेटर जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनसे रेलिवेंट पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने क्यों यहाँ मेंशन किए हैं, ये मैंने हर वो एंगल यहाँ मेंशन कर दिया है जिससे रेलिवेंट चांसेस हैं कि पेपर में डायमेंशन आ सकती है। तो अगर पेपर में बाजू का ऐसा होता है, क्वेश्चन इतना टेक्निकल घुमा फिरा के दिया होता है कि आपको समझ नहीं आती कि आप ये कौन सी वाली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इस तरह मैंने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के कुछ एंगल्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लिखा है, मैंने इकोलॉजी लिखा है, इन्वायरमेंटल हेल्थ से कोई चीज रेलिवेंट आ जाए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रेलिवेंट कोई चीज क्वेश्चन आपको आ जाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रेलिवेंट कोई टॉपिक आता है, या फॉरेस्ट्री से रेलिवेंट आता है, तो वहां पर आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का एक एंगल जरूर मेंशन करेंगे। तो ये एक डायमेंशन मैंने आपको बतानी थी। इससे आगे चलते हैं। अच्छा, पहले एक और चीज, इनको थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एलाबोरेट कर देती हूँ। नंबर 1 इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये क्या होती है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लाइफ। ये लास्ट लेक्चर हमने बहुत डिटेल में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे पढ़ा, डेमो लेक्चर। तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास हैं, उनको अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो उनको हम कंजर्व कैसे करते हैं, मजीद उनको हम कैसे एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं, ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। इकोलॉजी क्या है, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट, तो ये हमारे पास इकोलॉजी है। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारा का सारा हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ में आ जाएगा। इसमें एग्जांपल मैं आपको एक और दे देती हूँ, क्योंकि आपके लिए शायद ये कोई नई चीज हो। इन्वायरमेंटल हेल्थ में आपके पास एग्जांपल आ जाती है, ये जो एक्वेटिक पोल्यूशन की वजह से अम, जब जैसे नहर का पानी है जो पोल्यूटेड हो जाता है, तो वहां पर जो जानवर नहाते हैं वो भी, और जो ये पानी जो इंसान वहां पर नहा रहे होते हैं उनको स्किन इन्फेक्शन, रैशेज और इस तरह की चीजें जो हो जाती हैं, वो इन्वायरमेंटल हेल्थ का ही एक एस्पेक्ट है। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो मॉलिक्यूल्स के लेवल पर हमारे जो कार्बन का लाइक डीएनए आरएनए लेवल पर जो चीजें आती हैं, जो म्यूटेशंस आती हैं, जो चेंजेस आती हैं, ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जनरेटेड भी होती हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर एंगल इसका कवर होता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली ये एक लिविंग, एक बायोटिक डायमेंशन है। एग्रीकल्चर में जो प्लांट्स हैं वो लिविंग लाइफ में है, तो एग्रीकल्चर के अंदर हम जो भी चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो सारी की सारी आपकी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डोमेन में आती हैं। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है क्या, कि आप वाइजली ह्यूमन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें, एग्रीकल्चर को बहुत फ्रूटफुल बनाएं। और फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें, तो फॉरेस्ट्री हमारे पास क्या है, कि जो भी हमारे पास फॉरेस्ट हैं उन सब के अंदर जो इक्वेटिक लाइफ है उसका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है, उनका क्या बेनिफिट है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताऊं, तो आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स रेजिन्स को गम्स प्रोवाइड करते हैं, ये आपको फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको कॉटन प्रोवाइड करते हैं। जो भी बेनिफिट्स इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम सर्विसेज हम ऑब्टेन करते हैं फॉरेस्ट्री के थ्रू, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंडर ही आती हैं। सॉरी, एक स्लाइड जल्दी स्किप हो गई थी। ये आपके पास एक पिक्चर है, मैं आपको ये बुक्स वगैरह भी ग्रुप्स में प्रोवाइड साथ करूंगी। रेफरेंस बुक्स हैं ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए। हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक बुक है मीतू गुप्ता की, और सिमिलरली हमारे पास पॉल सी बोश की एक बुक है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, थर्ड एडिशन है ये उसका। ये जो बुक्स हैं आप इनको रेफरेंस के तौर पर इनको पेपर में कोट कर सकते हैं। ये बुक्स आपके गूगल के ऊपर ऑनलाइन ओपन एक्सेस बुक्स अवेलेबल है। इन केस अगर स्टिल आपको, क्योंकि आप डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, नॉर्मली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब अपने यूनिवर्सिटीज में सर्च करते हैं जाके, तो वहाँ आपको पता है एचईसी के साथ डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पे ये बुक्स ओपन हो जाती हैं। अगर आप चेक कीजिएगा, अगर आपके लिए ये ओपनेबल ना हुई, तो फिर मैं आपको ये वाला सोर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, वो कोई इशू नहीं है। बस आप ऑफ एंड ऑन मेरे साथ जब इस हर लेक्चर के बाद आपको इस तरह के कोई मसाइल हो, तो आप ग्रुप में वो क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। 2 मिनट आप वेट कर लें, अजान हो रही है, तो मैं जरा कुछ पॉज ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जी वेलकम बैक। वो एक्चुअली मुझे अजान की आवाज़ थोड़ा लेट सुनाई दी, वरना मैं शायद पहले थोड़ा रोक देती। सॉरी फॉर दैट। जी एहसन, रिपीट स्लाइड्स क्या मतलब में, रिपीट से क्या मुराद है? आप स्लाइड देखना चाहते हैं कि आप लेक्चर दोबारा सुनना चाहते हैं? अगर तो आप लेक्चर दोबारा सुनना चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। स्लाइड्स रिपीट की अगर बात है, तो अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो अभी इस क्लास के फौरन बाद आपके साथ सारी स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी आपके रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर, तो वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जी नम्रा, कांटेक्ट बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जाविया एडमिन के थ्रू आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें, तो इंशाल्लाह आई बी इन कांटेक्ट विद यू, नो प्रॉब्लम इन दैट। थैंक यू सो मच जी। लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये एक केमिकल प्रोसेसेस को हम डील करेंगे इसके अंदर। हर ह्यूमन एक्टिविटी, मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी मैं एक्सप्लेन करी थी।
हर तरह का एयर पोल्यूटेंट, हर तरह की टॉक्सिसिटी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, स्मोग, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे के सारे केमिकल फिनोमेना हैं। इन सब में केमिकल रिएक्शन इसके पीछे बैकग्राउंड में है। तो जो एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट होता है, वो नॉर्मली क्या करता है कि वो इन्वायरमेंट के केमिकल इश्यूज जो है, केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल जो है, उसको वो डील करता है। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को वो देखता है, डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस को देखता है, सॉल्यूशंस को देखते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को देखते हैं, सैम्पलिंग को देखते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स को देखते हैं। केमिस्ट्री में सारी हम उस एंगल को डील करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसको जरा अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसको, और होपफुली आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा ये सब कुछ। अच्छा जी, सॉरी, इसमें हमारे पास जो सबसे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। आप देखें कि कोल की जो इलेक्ट्रिकल कोल जो प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी होते हैं, कोल के थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी हैं। इन सब के अंदर फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट होती है। ये SO2 भी लिखा हुआ है, NO2 भी लिखा हुआ है। ये फैक्ट्री से जब इसका जो धुआं है ये रिलीज होता है, तो आगे जाके क्लाउड्स के साथ वो मिलके जब वो बारिश होती है, तो यही केमिकल कंपाउंड NO2 और SO2, H2O यानी वाटर जो आपके पास रेन में है, उससे मिलके ये H2SO4 और HNO3 बना देते हैं, जो कि हमारे पास एसिड्स हैं। जिसकी वजह से पानी के साथ मिलके जब ये एसिड्स जमीन पे गिरते हैं, तो उसको एसिड रेन कहते हैं। आप सबकी नॉलेज के लिए, जो हर सीजन की पहली बारिश होती है, कहा यह जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उस बारिश में भीगना नहीं चाहिए। इसकी रीजन क्या होती है कि वो एसिडिक रेन होती है। सारी की सारी उस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होती है वो उसके अंदर कंटामिनेटेड होती है, मौजूद होती है। और वो बारिश जब आप जमीन पे होती है, तो जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, ह्यूमन बींग्स है, वो बहुत उनके लिए डिजीजेस और इलनेसेस कॉज होती हैं। इसके बाद आपके पास इससे इससे नीचे जो पिक्चर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, वो क्या है कि जो डीकम्पोजिशन और माइक्रोबियल एक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये एक तो जमीन के नीचे ये कंटिन्यू रहती है। अब होता क्या है कि ऊपर फॉरेस्ट का जो अपलैंड है, और ऊपर से जो बारिश हो रही है, जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, हाई टेम्परेचर है, साथ आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, साथ आपको पता है हवा में ये फॉसल फ्यूल्स की वजह से जो NO2 और SO2 है, ये भी मौजूद होते हैं। इन सब का एक स्पेशल जो है वो एक मिक्सचर काइंड ऑफ जो है, वो बारिश की सूरत में आपको जमीन पे नीचे जब गिरता है, तो ऊपर आपकी जो, और जमीन पे आप कूड़ा करकट लिटर भी फेंक रहे हैं, ये सारी चीजें नीचे जाके जमीन के नीचे लीचिंग कॉज करती हैं। यानी ये सारा का सारा जो कंटेमिनेंट्स है, ये नीचे जमीन पर जाते हैं, जमीन के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, और ये लीचिंग कॉज करते हैं। एक तो ये जमीन का जो नीचे जो वाटर टेबल है, यानी कि उसको कंटेमिनेट करते हैं। और उसके अलावा वही पानी बहता बहता, जब आपको पता है दरियाओं, नदी नालों, चश्मों से बहता हुआ समुद्र में जाके गिरता है, तो समुद्र के अंदर वो जो है ऑक्सीडेशन कॉज करता है। और ये DOC जो है आपके पास जो काइंड ऑफ कंटामिनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ये बहुत ज्यादा एक्वेटिक पोल्यूशन भी होती है और लैंड पोल्यूशन भी कॉज होती है। इसके बाद आप राइट साइड पर बॉटम में पिक्चर देखें, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक की एक पिक्चर मैंने दी हुई है। इसमें क्या है आपके पास कि जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये ऑक्सीजन है, इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। आप एरोस देख रहे हो, ये सारी मिलके ना क्या करती हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन भी आ जाती है, इनका जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जाती है। तो एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, एक खाली आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन भी मौजूद है। वो जो नेसेंट ऑक्सीजन यानी खाली O है और O2 है, वो दोनों मिलकर O3 बना देती हैं, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। इसी को हम पैंस भी कहते हैं। पेपर में दो डिफरेंट नामों से क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि उसकी बात हो रही है। तो फिर जो पर ऑक्साइल नाइट्रेट्स इनको कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। बेसिकली ये सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आगे जाके आपके पास स्मोक बनाते हैं। और ये जो स्मोक है, आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ये एक एक काइंड ऑफ पोल्यूशन है। आज के दौर में इस वक्त आप सफर कर रहे हैं, बाहर आप निकलते हैं, किस कदर धुआं है, किस कदर पोल्यूशन है, ये सारी स्मोक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डायमेंशन में ये सारा कुछ आता है। फिर इसके बाद आप बात करें नेक्स्ट लास्ट पिक्चर की, जो हमारे पास टॉप लेफ्ट साइड पर है। अब होता क्या है, पेस्टिसाइड्स को ना हम छोटे छोटे वो स्प्रे करवाते हैं उनको अपनी क्रॉप्स पे। जब हम उनको स्प्रे करवाते हैं, तो स्प्रे करवाने के बाद जो हमारे पास सिमिलरली हम जो कॉर्न है, उसके लिए हम गैलन ऑयल्स को भी बर्न कर रहे हैं। सिमिलरली सेम टाइम पे एक हम धुआं भी इमिट कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे हम स्प्रे भी कर रहे हैं। ये जो स्प्रे है जो जमीन पे हो रहा है,
ये स्प्रे, साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं। ये सारे के सारे एक तो जमीन के नीचे जाके जमीन का जो वाटर टेबल है उसको कंटामिनेट करते हैं। दूसरा, हम एक और काम कर रहे हैं, हमारे पास जो एथेनॉल पावर प्लांट, आपको पता ना, इन्हीं इन्हीं प्रोडक्शन हाउसेस में एथेनॉल भी बनती है। ये एथेनॉल को हम अब एक मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है इस पिक्चर के अंदर कि एथेनॉल जो है वो हमें यूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू ये जो पेट्रोल वगैरह है। एथेनॉल क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑयल का ऑल्टरनेट है, और दूसरा ये पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो ये पिक्चर एक काइंड ऑफ साइलेंट मैसेज, और ये जितनी भी हैपनिंग्स है ये सारी केमिकल हैपनिंग्स है। आगे चलते हैं, इसके दो रेफरेंस बुक्स हैं। एक तो हमारे पास 10th जो एडिशन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये मैनहन की बुक है। और दूसरी हमारे पास इंटरनेशनल जर्नल है। जर्नल वो होता है, अगर किसी को नहीं पता, जो रिसर्च के इतने बच्चे अगर नहीं है, ऑनर्स और एमफिल जिनका नहीं है, उनको अगर इन्फॉर्मेशन ना हो इस फील्ड की, तो जर्नल वो एक काइंड ऑफ बुक कैटलॉग होती है जिसके अंदर रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और ये जो है जर्नल्स पब का है, और ये इसके पेपर्स भी आप देख सकते हैं रेफरेंस कोट करने के लिए। इसके बाद एनवायरमेंटल फिजिक्स है हमारे पास। एनवायरमेंटल फिजिक्स जो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो डायमेंशन आती है इसकी, जी वेरी गुड एहसन, बिल्कुल ठीक है। जर्नल्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर होते हैं। एक्सेलेंट, आई एम हैप्पी दैट माय स्टूडेंट्स आर रियली ब्रिलियंट एंड हार्ड वर्किंग, दैट्स रियली गुड टू सी। एनवायरमेंटल फिजिक्स की अब हम बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल फिजिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हम ब्रॉड इसकी डायमेंशन देखते हैं कि फिजिकल जो लॉज हैं, जैसे आपको पता है फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर में हमारे पास न्यूटन्स लॉ है, हमारे पास फेराडेज लॉ आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो भी न्यू जो लॉज हमारे पास नेचर से रेलिवेंट, फिजिकल एस्पेक्ट से रेलिवेंट है, इन सब लॉज को हम एनवायरनमेंट के एंगल में देखें। आपको पता है ग्रेविटेशनल जो पुल का हम लॉ देखते होते हैं, हम एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हम देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। इस तरह की जितनी भी चीजें हम देखते हैं एनवायरमेंटल फिजिक्स के डायमेंशन में बड़ी फिट आती हैं। सिमिलरली तो इन्वायरमेंटल फिजिसिस्ट जो होते हैं, ये प्रिंसिपल ऐसे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को देखते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, कि कैसे ये जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं दोनों। जैसे कि आपके पास लेजर फिजिक्स की बात करें, हम कंप्यूटेशनल टेक्निक्स की बात करें, पोल्यूटर्स को जो आप इनका कैटलॉग जो मॉनिटर्स, जैसे एयर लेवल के एयर पोल्यूटेंट्स का जो लेवल है उसको आपने अगर मॉनिटर करना हो, उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स करेंगे वो सारी इन्वायरमेंटल फिजिक्स के अंदर आएंगे। तो जितनी भी एयर पोल्यूशन का मैटर है वो इन्वायरमेंटल फिजिक्स का मैटर है। इसमें आपके पास ये दो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फिजिक्स के, हमारे पास एक विंड पावर प्लांट है और एक हमारे पास जो है वो एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बताता है कि किस तरह से आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब आपके पास एनवायरमेंटल फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसका प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल फिजिक्स की एक बुक है अंसवर्थ की एंड मोंटेथ की। इसी तरह से मोंटेथ और अंसवर्थ की ही एक और बुक, थर्ड एडिशन फोर्थ एडिशन, दोनों एनवायरमेंटल फिजिक्स के हैं। आप इनको रेफरेंस बुक्स के तौर पर देख सकते हैं, आप इनको ओपन कर सकते हैं, जो भी उनके ऊपर जो इनके कंटेंट्स हैं आप उनको देख सकते हैं। आई एम होपफुल कि आप लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस में आपकी वो जो डिजिटल एक्सेस है वो हो, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको ओपन एक्सेस देख सकें। इन केस अगर ऐसा हुआ कि कुछ कोई लिंक स्पेशली आपके पास ओपन ना हो, तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी इन योर रजिस्टर्ड ग्रुप। इसके बाद हमारे पास एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें हम माइक्रोबियल प्रोसेसेस को देखते हैं। माइक्रोबियल प्रोसेसेस हमारे पास माइक्रोबियल जैसे कम्युनिटीज हैं, माइक्रोबियल इंटरेक्शंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एनवायरनमेंट के अंदर रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। आपको पता है, सब बच्चों को पता है कि एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिग्रेडेशन का करते हैं। तो ये डिग्रेडेशन जो है ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। सिमिलरली हमारी माइक्रोबियल कम्युनिटीज, उनकी उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसे होती है, पॉपुलेशन इनकी कैसे बिहेव करती है, जेनेटिक्स में इसका क्या रोल है, एवोल्यूशन में इसका क्या रोल है, जो हमारे पास ये कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स हैं, आपको पता है डीनाइट्रिफिकेशन और डिग्रेडेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे बायोजियोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। आपको पता है हमारी जो अनयूजुअल जहाँ पर इन्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर तो माइक्रोब्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में हमारे पास जो बैक्टीरिया और फंजाई और
जो हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे पास माइक्रोब्स में, ये सारे इनका क्या रोल है। इवन वायरसेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो इनका क्या क्या रोल्स हैं, किस किस फंडामेंटल इन्वायरमेंट रोल में ये अपना रोल प्ले करते हैं, वो सारा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के डोमेन में आता है। इसमें हमारे पास ये जो आपके पास इसकी डोमेन्स हैं, इसको हम आगे से फिगर के अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। हमारे पास सूडोमोनास पोटैटा की एग्जांपल है, ये एक बैक्टीरिया है। अगर हम देखें इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो इसके एक स्पेशल लाइगेज एंजाइम के थ्रू इसको कट करके इसकी जो इंट्रिंसिक मेटाबॉलिज्म है, उसको अगर हम किसी भी प्लांट के अंदर देखें, तो उसे हम इंजीनियर्ड एक मेटाबॉलिज्म इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये कहाँ पर होता है, ये प्रोसेस जो है एक टेक्निक है डिजाइन फॉर सेल फैक्ट्री, उसके अंदर ये मैकेनिज्म जो है उसकी एप्लीकेशंस देखी जा सकती हैं। सिमिलरली हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है सूडोमोनास पोटैटा की, खाली एक बैक्टीरिया की मैं बात कर रही हूँ, इसकी ये सारी नीचे एप्लीकेशंस हैं। ये आपको डिफरेंट नोवेल पाथवेज जो जेनेटिक लेवल पे होती हैं उनमें अपना रोल प्ले करता है। ये हाई वैल्यू कंपाउंड्स की प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ह्यूमन हेल्थ के अंदर इसका इम्पैक्ट है। सॉइल रेमिडिएशन, सॉइल रेमिडिएशन क्या है, सॉइल से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का रिमूवल और ग्रोथ प्रमोशन एंड बायो कंट्रोल में भी इसका रोल है। तो सूडोमोनास पोटैटा इज, अगर हम सिर्फ एक बैक्टीरिया की इतनी बात करें, तो सोचें कि जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, एलजी, साइनोबैक्टीरिया स्पेशली एंड फंजाई हमारे पास है, उनका कितने इंपॉर्टेंट रोल्स होंगे। तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ और रोल्स यहाँ पर हैं, मैं उनको थोड़ा सा आपको बता दूं। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले आपके पास, आपको पता माइक्रोबायोलॉजी में यीस्ट से आप जो ब्रेड एंड बेकिंग इंडस्ट्री आपकी पूरी चलती है, वाइन इंडस्ट्री आपकी पूरी चलती है पूरी दुनिया में, तो ये सारा का सारा इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का रोल है। फूड सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो फूड सेफ्टी क्या है कि आपको बताती है कि माइक्रोब्स की एग्जिस्टेंस या एब्सेंस से फूड की क्वालिटी या अवेलेबिलिटी कैसे डिस्टर्ब होती है, वो हम इसमें देखते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन्फेक्शन कंट्रोल भी आपका, यानी कि जो आपके पास माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, जो हम आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको इसमें देखा जाता है। डायग्नोसिस माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड है जो आपको बताती है कि आपको माइक्रोब की वजह से कौन सी डिजीज हुई है, उसको डायग्नोस करती है ये। देन बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास वाटर, इसमें क्वालिटी का एक पैरामीटर है। आपको पता है हमारे पास जो वो होती है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। हमारे पास जो वाटर के अंदर क्वालिटी में NEQs, नेशनल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की हम जो बात करते हैं, ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ वाटर है, इस सब के अंदर हम बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी देखते हैं, जिसको हम जो CFU यूनिट देखते हैं हम, बैक्टीरियल कॉलोनीज कितनी है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU, ये हम सब पैरामीटर्स देखते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। देन एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास आ जाती है, जो कि वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनका क्या रोल है, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। एरो माइक्रोबायोलॉजी है, एयर के अंदर माइक्रोब्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको इसकी बड़ी मजे की एग्जांपल देती हूँ कि जब आप एगर एक न्यूट्रिएंट एगर प्लेट बना लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो बनाते हैं, आप सिंपली उसको लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट से बाहर निकालें, कुछ सेकंड के लिए ऐसे उस प्लेट को हवा में रखें कुछ सेकंड के लिए, और फिर उसको वापस एयर टाइट करके आप उसको जब हम रख देते हैं किसी भी अपने इंक्यूबेटर के अंदर, तो आपको 24 घंटे के बाद जो नजर आता है, कंप्लीट आपको कॉलोनीज नजर आती हैं जो बैक्टीरिया की, वो सारी की सारी आपके पास बड़ी क्लियर होती हैं, बड़ी वाजे आपको बैक्टीरियल ग्रोथ नजर आती है। ये एरो माइक्रोबायोलॉजी की एक एग्जांपल है। सिमिलरली आपके पास सॉइल माइक्रोबायोलॉजी होती है, और लास्ट में एंड बट नॉट लीस्ट ये आपके पास बायो रेमेडिएशन है, जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि किस तरह से आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की टाइप है। इसमें आपके पास एक जर्नल है, जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल है, आप इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली एक और हमारे पास विले ऑनलाइन लाइब्रेरी की एक कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से। यू कैन ऑलवेज चेक दैम, चेक दैट लिंक एंड जस्ट ओपन इट एंड रीड इट फॉर योर रेफरेंस। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी जो है हमारे पास, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से है कि जो हमारे पास ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम केमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जितने भी एजेंट्स हैं उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट है टॉक्सिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं। देखें, बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी में आपके पास पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जैसे पैथोजेंस हैं वो आ जाते हैं,
केमिकल में आपके पास डीडीटी वगैरह आ जाता है, फिजिकल में भी आपके पास जो है वो बहुत सारे आर्सेनिक वगैरह, ये जो केमिकल्स है वो आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं इनको एंटॉक्स कहा जाता है। और ये एंटॉक्स जो है ये आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट इसका इसका रोल है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, कि ये हर वो हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो इनकी वजह से होता है उसको हम इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये आपके पास नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, मैंगनीज, ये फ्लोराइड वगैरह। अब देखें, एक क्वेश्चन आप मुझसे मे भी पूछ सकें इस वक्त कि मैंगनीज, फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये तो सब एलिमेंट्स हैं, ये क्यों टॉक्सिक हैं? असल में बात ये है कि इनकी एक परमिसिबल अमाउंट डिवाइस्ड है, पहले से पता है कि इतनी अमाउंट का इंटेक हो तो वो नॉन टॉक्सिक है, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट अगर एक्सीड करती है तो वो टॉक्सिक होती है। यही रीजन है कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर हमेशा इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। डीडीटी आपके पास है, पी पर्क आपके पास, टेट्राक्लोरोइथाइल है आपके पास, फिर पीबीडीई है आपके पास, टोलीन है आपके पास, देन आपके पास पीसीबीज हैं, एथेनॉल है, मर्करी है, लेड है, ये सारे के सारे आपके पास टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं। इनके कुछ कंपोनेंट्स भी हैं। ये डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं जिनके अंदर इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी अपना इम्पैक्ट डालती है। जैसे आपके पास वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको डायमेंशन देख सकते हैं, पॉपुलेशन बायोलॉजी में, लिम्नोलॉजी है, सॉइल की स्टडी है, जियोलॉजी, मटीरियोलॉजी जो वेदर है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आपको पता है लोकस्ट का एक अटैक होता है, ये एक इंसेक्ट है जो कि टॉक्सिक होता है, लेकिन जब ये इंसेक्ट मौसम के मुताबिक कब इसका अटैक होना है पेस्ट्स के ऊपर, वो अपनी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर, तो वो मेटेरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। बायोमेट्रिक्स है आपके पास, रिस्क असेसमेंट होती है, किसी भी चीज़ के क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस चीज़ से क्या बेनिफिट होगा, ये सारी हमारे पास रिस्क असेसमेंट है। तो डिफरेंट डायमेंशन है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की जो हम देख सकते हैं। इसके बाद ये ज्यादा डिटेल में पिक्चर है, इसलिए मैंने पिछली पिक्चर को स्किप किया था क्योंकि यहाँ ज्यादा चीजें डिटेल में कवर हो जाएंगी। इसमें हमारे पास सॉरी ये पेज है। सबसे पहले आप देखें कि इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर अगर हम इन्वायरमेंट की खाली डोमेन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है इकोलॉजी, जोलॉजी, मिनरोलॉजी, ओशियोनोलॉजी, सोइल साइंस, जियोलॉजी, जियोडेसी, सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। रिस्क स्टडी क्या होती है? अच्छा, कोई स्टूडेंट वैसे मुझे एग्जांपल बता सकता है कि रिस्क स्टडी होती क्या है? कभी आपने देखा हो, पढ़ा हो? अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं जो अगर आपको ना पता हो, ये जो जियोलॉजी है वो तो स्टडी ऑफ अर्थ है, जियोडसी जो है ये स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है ना, ये उसकी स्टडी से रेलिवेंट डायमेंशन है। अच्छा, हम बात कर रहे थे रिस्क स्टडी की, तो कोई स्टूडेंट जो है वो मुझे अगर बता सके कि रिस्क स्टडी, रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क क्या होता है? Anybody who can provide their input in the text message in chat. I would really be happy to hear that. Very good. Ehsan, you are right. Environmental related problems जो हैं उनके consequences के क्या रिस्क हैं, कैसे वो प्रॉब्लम ज्यादा किस इंटेंसिटी तक वो प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं, क्या रिस्क एसोसिएटेड है एक काम जो हम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करती हूँ, इन्हीं के एहसन के ही लफ्जों को रिफ्रेज करती हूँ कि इन्वायरमेंट के अंदर हम कोई भी काम करें उससे उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, ये रिस्क स्टडी है। और रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि अब आप उस हैपनिंग को जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये हैपनिंग जो है इसको अब हमने मैनेज कैसे करना है, हमने जो हार्म्स पोटेंशियल हो सकते हैं उससे हम इसको इसके हार्म्स की बजाय बेनिफिट्स कैसे ऑब्टेन करें। और यही जब हम बेनिफिट्स की तरफ चले जाते हैं तो हम रिस्क मॉनिटरिंग भी करते हैं कि अब मजीद आगे इस चीज को हमने कैसे मॉनिटर करना है। फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में केमिस्ट्री का एक एंगल आता है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कीमोडायनामिक्स और एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखते हैं। यानी हर वो केमिकल टॉक्सिक जो कंपाउंड है वो उसकी केमिस्ट्री को हम देखते हैं, इन्वायरमेंट में वो कैसे डील कर रहा है, डीडीटी वगैरह हमारे पास एग्जांपल है, पिछले पेज पे काफी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हुई हैं, ये सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी का जो टॉक्सिक इम्पैक्ट है उसमें हम देखते हैं कि टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, कोई टॉक्सिक कितने अरसे तक क्या हीट प्रोड्यूस करता है, उसमें उसके मेटाबॉलिज्म का क्या एफिशिएंसी है। न्यूरोसाइंस में, न्यूरोसाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है कि टॉक्सिक्स जो है कंपाउंड जो है सबसे पहले आपके
नर्व्स के ऊपर अपना एक नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करते हैं। फिर फार्माकोलॉजी में इसका क्या इम्पैक्ट है, फिर डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, फिर स्टैटिस्टिक्स की अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसकी हम देखते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स को हम देखते हैं, बायोमेट्रिक को देखते हैं, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर मॉडलिंग को हम देखते हैं, बायोलॉजी में हम वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, एनाटॉमी को देखते हैं, जेनेटिक्स को देखते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखते हैं, इकोलॉजी को देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं। ये सारी फील्ड्स हम बहुत डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी डायमेंशन को हम इको इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में क्लियरली देखते हैं। अब इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स जिनका टॉक्सिक कंपाउंड से टॉक्सिकेंट से आमना सामना हो जाता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, तो उनकी टॉक्सिसिटी की डिग्री भी, इंटेंसिटी भी वेरी करती है। डिपेंड करता है कि फूड वेब में वो किस लेवल पर है, वो टॉक्सिक कंपाउंड किस स्टेज ऑफ लाइफ में उन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उससे उनकी एक्यूमुलेशन, कितना इनटेक आपने कर लिया। आपको पता है ना, जहर की भी इंटेंसिटी होती है कि कितना एक्यूमुलेट कर लिया है, कितना आपने इनहेल किया, वो भी आपके साथ होता है। अगर जहर पूरा खा लिया, एक एक गोली और 10 गोलियों में फर्क है ना इंटेंसिटी का। सिमिलरली ये इनहेलेशन का भी डिफरेंस होता है। बायोडिग्रेडेशन जो है उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है एनवायरनमेंट के अंदर, वक्त के साथ साथ ये ट्रॉफिक लेवल के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती जाती है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के, जैसे कि आपके पास, आपको पता है, इंसेक्टिसाइड्स भी हैं, पोल्यूटेंट्स भी हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं, पेस्टिसाइड्स भी हैं। इन सब का स्पीशी डाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होने लग जाती है। फिर इसी तरह से जो इकोसिस्टम है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होती है बहुत क्लियरली। तो ये चीजें इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती हैं। सिमिलरली इनका लाइफ साइकिल के ऊपर भी एक इम्पैक्ट होता है। बायोअक्यूमुलेशन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो टिपिकल प्रोसेस जो है वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स जो है वो जब डिग्रेडेशन हो जाती है तो आपका जो पूरा का पूरा ट्रॉफिक लेवल उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है। यहाँ पर अगर आप बॉटम में एक लिंक देखें पीडीएफ का, dose.pdf का, तो ये लिंक है मजीद डोज रिस्पॉन्स की डिटेल का, जिसके अंदर मजीद इसके ऊपर डिटेल मेंशन्ड है। आप रेफरेंस के तौर पर इसको ओपन करके इसको स्टडी कर सकते हैं। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, मैंने अभी आपको बताए थे। प्रोडक्टिविटी वगैरह पे, इसकी स्टेबिलिटी पे नुकसान जो है वो नजर आता है आपको। अगर हम अब बात करें ओवरऑल इसके नुकसान की, तो इस पिक्चर से हम इसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं बनस्बत पिछले पैराग्राफ के। एयर पोल्यूशन से आपको क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है एयर पोल्यूशन में नर्व डैमेज होती है। पर्टिकुलेट मैटर जो है वो ओजोन डिप्लीशन कॉज करता है। वोलेटाइल कंपाउंड्स भी हैं। अब ये जो नर्व डैमेज है ना, वो लेड से सबसे पहले होता है, और उससे नर्व डैमेज से सबसे पहले आपको हेडेक होना लग जाएगा और फटीग होने लग जाएगी। सिमिलरली जो आपके पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसे कैंसर रिस्क होता है, इनसे नोजिया होता है, इनसे स्किन इरिटेशन होती है। देन सॉक्स एंड नॉक्स जो हैं उनसे आपकी कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। इसके अलावा जो पर्टिकुलर मैटर और ओजोन है, इससे आपको, या कार्बन डाइऑक्साइड से आपको जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं। सिमिलरली जो ये वाटर पोल्यूशन है, ये बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और केमिकल से होती है, जबकि जो पेस्टिसाइड्स हैं सोइल कंटामिनेशन से ही आते हैं, और ये भी नोजिया और स्किन इरिटेशन कॉज करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मिंग हो यू की बुक है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, बायोलॉजिकल एंड हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। सिमिलरली एक जर्नल है, जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी। ये दोनों रेफरेंस के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। ये भी एक सब फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारी थ्योरी से रेलेवेंट थ्योरेटिकल एम्पिरिकल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, लोकल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज को देखते हैं अंडर इकोनॉमी, इनका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है, क्या इसका वाटर क्वालिटी का, एयर पोल्यूशन का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का, इन्वायरमेंट पे एंड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, उसको सारे को हम यहाँ देखते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स प्रोग्राम की एक कोटेशन मैं यहाँ पे कोट एंड कोट कर रही हूँ। Environmental economics undertake theoretical or empirical studies of the economic effect of national or local environmental policies around the world, and particular issues include the cost and benefit of alternative environmental policies to deal with air pollution, water toxic quality, toxic substances, solid waste and global warming। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स जो है वो, जो हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज की जो हमने मैनेजमेंट देखनी होती है इन्वायरमेंटल डोमेन में, जब हम उसको देखेंगे तो वो हमारे पास ये फील्ड होगी। अब किस तरह से ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के जो डायमेंशंस हैं इनको हम इन्वायरमेंटल एंगल में देख सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में हम इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं। पहला फैक्टर आपके पास है मार्केट फेलियर। दूसरा फैक्टर आपके पास ये जो डायनामिक्स है। डायनामिक्स क्या होती है कि किस तरह से आप एक गुड
कंज्यूमर बन के आप या हाई प्राइजेस को अगर आप दे रहे हैं, तो आप कैसे गुड क्वालिटी गुड इनपुट को टेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप इरिवर्सिबिलिटी देखते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी हैपनिंग इन्वायरमेंट में होती है जो इरिवर्सिबल होती हैं, उसकी वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है, एंड आप इकोलॉजिकल सिस्टम्स और इकोनॉमिक्स के दरमियान लिंकेजेस को देखते हैं इस फील्ड में। ये अब आपके पास एक बड़ी जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन है। इकोनॉमी में आपके पास इकोनॉमी एंड वेल्थ आती है, कम्युनिटी जो है हमारी इर्द गिर्द, जो हमारी उसकी गवर्नेंस पॉलिसी हम देखते हैं, हम उसकी सोसाइटी एंड कल्चर देखते हैं, हेल्थ एंड वेलबींग देखते हैं, एजुकेशन एंड लर्निंग देखते हैं। जबकि इन्वायरमेंट के अंदर हम हैबिटेट, एनर्जी, लैंड, वाटर, मटीरियल, इकोसिस्टम एंड एयर देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि इकोसिस्टम में ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग को हम देखें और उससे कितना एक कंट्री को लॉस हो रहा है किसी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, जैसे स्मोक से आजकल कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का अगर हम एक्सपेंडिचर देखें कि उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो केसेस आते हैं उनका इलाज करने पे गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल होगी। इसकी भी हमारे पास एक बुक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड पॉलिसीज, ये रेफरेंस बुक है। और ऑक्सफोर्ड की भी एक और बुक है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये बुक भी आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल जियोलॉजी है। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी जो है ये हाइड्रोजियोलॉजी की तरह एक अप्लाइड साइंस है, जिसमें हम जियोलॉजी के प्रिंसिपल्स को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो मैन ने क्रिएट किए हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं, इन्वायरमेंट ने बहुत सारी जो मिनिमाइज की हैं, बहुत सारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह इसने इन्वायरमेंट में ही मॉडिफाई किया है। बहुत सारे नेचुरल इन्वायरमेंट और मॉडिफाइड इन्वायरमेंट के अंदर जियोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में कवर करेंगे। इस फील्ड में हम बायोस्फीयर को, लिथोस्फीयर को और हाइड्रोस्फीयर को भी डिटेल में डील करते हैं। अब ये पिक्चर देखिएगा, ये अर्थ का जो लेवल है, इसमें हम देखें तो रियल वर्ल्ड हमारे पास जो है, अगर हम रियल वर्ल्ड को देखें तो उसमें लैंड यूजेज का आपके पास एक मैपिंग है, आपके पास एलिवेशन की मैपिंग है, दुनिया में कितनी एलिवेशन है, कितने एलिवेटेड पॉइंट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीट्स, डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी की सारी हम जियोलॉजी में कवर करते हैं। इन्वायरमेंटल जियोलॉजी के अंदर हमारे पास एक रिचर्ड की एक बुक है, और हमारे पास गूगल अर्थ का जो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी लैब है फ्री मैन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में एक और चीज हम देखते हैं, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी। ये क्या होती है? ये वो ज्योग्राफी की ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन इंडिविजुअल के साथ उसका इंटरेक्शन देखते हैं, इन्वायरमेंटल सिस्टम के साथ इसका इंटरेक्शन देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कपल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट सिस्टम्स। तो इसमें ह्यूमन का और फिजिकल ज्योग्राफी का जो लिंक है उसको हम बड़ा क्लियर देखते हैं। जैसे डिफरेंट जियोलॉजिकल साइंसेस जो साइकिल्स हैं, डिफरेंट जो नेचुरल लैंड फॉर्म्स हैं, वहां पर ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट से कैसे इम्पैक्टेड होते हैं, ये सारा कुछ हम ज्योग्राफी में देखते हैं। ये देखिए जरा, दो पिक्चर्स आप देखें, इसके अंदर आपके पास एक लैंडस्केप में बहुत कूड़ा करकट है और एक नायग्रा फॉल्स है, और एक एक में आपको जो ह्यूमन बींग का जो रिलेशनशिप है वो सारा बड़ा क्लियर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये जो चीज है आपके पास, ये बताती है आपको कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर किस तरह से ज्योग्राफिकल फीचर्स का इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप है। इसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की एक बुक है जुल्फिकार हुसैन की और नास्कर की। ये बुक भी जो है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सिमिलरली विले की एक मोस्ले वालों की विले पब्लिकेशंस की एक बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ये बुक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी आ जाती है। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी जो है इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें हम सोशल इंटरेक्शंस को देखते हैं, सोसाइटीज को देखते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट को देखते हैं। इसमें हम बहुत सारी फील्ड्स को देखते हैं कि जो सोशल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस डालते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इसका क्या रोल है, इसका क्या ह्यूमन बींग्स पे रोल है, इसका क्या रिसोर्स मैनेजमेंट पे क्या रोल है, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे क्या रोल है। जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर हम इसका रोल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सब फील्ड है इसकी के सोशल फैक्टर्स जो 1960s में थे। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी जब हम वो पिक्चर देख रहे थे, सबसे पहले वाली, उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि जो हमारे पास सोशल मैटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास सोशल मैटर में सबसे पहला मैटर है हमारे पास उसका जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ थॉट है, उसमें जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का एरा है, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एरा है, इन सब एरास के अंदर जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स की परसेप्शंस थी, जो सोशल नॉर्म्स थे, वहां पर इन्वायरमेंट कैसे एग्जिस्ट करता था, को एग्जिस्ट करता था, वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी के अंदर ही एक और डायमेंशन है, वो ये
कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ है, इलनेस है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। काशिफ़, नमाज़ ब्रेक आपको चाहिए? जी, बाकी स्टूडेंट भी अपना फीडबैक दे दें कि अगर आप कहते हैं तो मैं 5 मिनट्स की ब्रेक ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा तो इरादा था कि मैं 5 ओ क्लॉक तक उम्मीद है वैसे जल्दी ही ये चैप्टर हमारा 4:30 तक शायद ये या पौने 5 तक ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। बट ऑब्वियसली अगर आपने अ, असर की नमाज़ पढ़नी है तो आई थिंक 5 मिनट का मैं ब्रेक दे देती हूँ। बता दें मुझे, बाकी बच्चे भी अपना सजेशन दे दें। दे दें ब्रेक? चलें ठीक है, 5 मिनट 3 टू 4 मिनट्स की 5 मिनट्स की हम ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। उतनी देर जो बाकी बचे हैं वो चैट में मुझसे कोई और बात डिस्कस करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
जी ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क. So students are available. Should we start now? Right. सो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी की हम बात कर रहे थे. इसमें सोशल इनइक्वालिटी भी आ जाती है, इसमें वो डायमेंशंस भी आती हैं जहां हम इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करते हैं. इन्वायरमेंटल मैटर्स के अंदर हम कल्चर इन्वायरमेंटल आइडेंटिटी की हम बात करते हैं. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जैसे आपको पता है, बहुत सारी हमारे सेरेमनीज, हमारे फेस्टिवल्स जो हैं, वो इन्वायरमेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो सीजन्स ओरिएंटेड होते हैं. तो ये वाली चीजें जो है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में वहाँ हमारा कल्चर का पार्ट आ जाता है. इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की एक लेसे किंग की एक बुक है बड़ी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एनालिसिस टू एक्शन, और एक कंट्रोवर्सीज इन एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी. क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी इज काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक. तो उसके अंदर जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये बड़ी जबरदस्त बुक है वाइट की. ये भी बुक आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं. अब आ जाते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी. अगर आपने देखा हो पास्ट पेपर, तो उसमें 2 से 3 साल मुसलसल जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया डिफरेंट एंगल्स में. तो हम इसको कवर करते हैं अब. इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा ऐसा मैटर आ जाता है जिसमें आप नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट को हम उसमें डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं. इसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, उनसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, इन्वायरमेंटल मैटर्स को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, किस तरह से रेगुलेट करते हैं, किस तरह से इको फ्रेंडली प्रोसेसेस को हम डील करते हैं. ये हमारी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है. आपको वैसे भी पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी इज काइंड ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. तो वहां पर इन्वायरमेंटल जो हम वेलफेयर करेंगे, वो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आएगी. यानी हम बैक्टीरिया को यूज करें, प्लांट को यूज करें, एनिमल को यूज करें, एलजी को यूज करें, फंजाई को यूज करें फॉर द वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंटल मैटर्स, यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए. तो ये इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होती है. फॉर एग्जांपल एक पोल्यूशन एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, अब वहां पर आप इंट्रोड्यूस करवा दें एलजी को, साइनोबैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवा दें, आप वहां पर कुछ सर्टन फंजाई को इंट्रोड्यूस करवा दें, वहां होगा क्या, उनकी ग्रोथ में कुछ ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से वहां जो पोल्यूशन, जो टॉक्सिक कंपाउंड उस कंपाउंड उस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, उनकी डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी इनटू लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स. तो दिस इज नोन एज वेरी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट प्रोसेस. इसको बायो रिमीडिएशन भी कहते हैं. इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो रिमीडिएशन टाइप है, एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट. ह्यूमन बींग्स की भी अगर हम बात करें, तो बहुत सालों से जेनेटिक मटेरियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैनिपुलेट हो रहे हैं. आपको पता है इन्वायरमेंट में, हाँ, आप आपकी टेक्स्ट बुक्स बड़ी पड़ी हैं ऐसी एप्लीकेशंस वगैरह से. तो ऐसे मामलात को इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डील करते हैं. सिमिलरली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर भी जब हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सारी की सारी ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में शामिल होते हैं. इसमें हमारे पास इंदु ठाकुर की एक बुक है, इंडियन बुक है, बट काफी अच्छी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी. और इसी तरह से हमारे पास न्यू एज पब्लिशर्स की एक बुक है, वो भी इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पे है. ये दोनों जो बुक्स हैं, ये दोनों बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस एंगल से कि इनके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह मेंशन्ड हैं. इसमें अब यहाँ तक हमारी जो डायमेंशंस हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की, वो बहुत डिटेल में हम कवर कर चुके हैं. इनके बाद अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट पे, जो है रेलिवेंट यूएन एसडीजीज, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा 2030 जो हमारे पास है. उसके अंदर मेरी एक पॉलिसी है, मेरा एक तरीकेकार है कि मैं हर सवाल, हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के एंड पर आपके क्वेश्चंस को फाइनली जो रिकमेंडेशन का पोर्शन है उसमें हम इससे जी बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्कुल राइट ऐसा, हम इनसे इनको रिलेट करते हैं. और हमारे कंक्लूजन्स जो होंगे, जो हमारा पेपर में पेपर अटेम्पटेशन का जो हमारा मेथड है, उसके अंदर फाइनल रिकमेंडेशंस के अंदर हम हर क्वेश्चन को इससे रिलेट करेंगे. और इसमें हमारे पास जो जी बिल्कुल ये 17 गोल्स हैं. इसमें हमारे पास जो ये जो आज हमने चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर से रेलिवेंट हमारे पास 4 गोल्स हैं. गोल नंबर 12 है
CPU से कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का गोल है कि हमारे जितनी भी फील्ड है, उसमें इकोनॉमी है, उसमें सोशियोलॉजी, उसमें जो हमारे जितने भी जो टेक्निकल ग्राउंड्स पर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो है वो सस्टेनेबल गोल नंबर 12 उससे डील करता है। फिर हमारा जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में हमने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बार बार हम देख रहे हैं, उसमें क्लाइमेट एक्शन हमारा गोल नंबर 13 है। और फिर जितने भी टॉपिक्स के अंदर हम एयर एक्वेटिक पोल्यूशन की बात कर रहे थे, एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे थे, उसमें जो गोल है गोल नंबर 14 दैट इज लाइफ बिलो वाटर, उसको हम डील करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गोल नंबर 15 है जो कि लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। तो ये पांचों के चारों गोल जो हैं, आप इनको रिकमेंडेशंस में मेंशन कर सकते हैं कि ये जो हम पर्टिकुलर फील्ड्स पढ़े हैं, इस पर इस डोमेन में बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन हो सकती है। इससे ऑनवर्ड जो है, अब आप जो है अपने कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, आज अब आप मुझसे चैट में डिस्कस करें। आपको जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं इन टॉपिक से रेलिवेंट, मैं वो फर्स्ट स्लाइड पे चली जाती हूँ जहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने फर्स्ट स्लाइड पे मैं चाहती हूँ। जी, ये जो है आज जो हमारे पास जो आपका सिलेबस है पूरा, ये हमने टॉपिक्स कवर किए हैं डिटेल में आज। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी किस्म के, इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट, इस कोर्स से रेलिवेंट जो हमने अब स्टार्ट किया है, आप चैट बॉक्स में रेज कर सकते हैं। आपका कोई फीडबैक है, आपके कोई कमेंट्स हैं, आप कोई क्वेरी है आपकी, इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से रेलिवेंट कोई क्वेरी है, किसी भी किस्म की आपकी कोई डिस्कशन है जो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट सेंड इट इन दिस ग्रुप, और वो मुझे इंशाल्लाह जो है वो आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। इन टॉपिक्स को इंट्रोडक्टरी इनफ है या डिटेल में पढ़ना जरूरी है? देखिए फरहान, बात की है कि अगर आप क्वेश्चंस की डायमेंशंस देखें, तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 8 नंबर का आया, 10 नंबर का आया, उनमें तो आप बस इतना लेक्चर भी प्रिपेयर कर ले तो ये इनफ है। लेकिन जो मैंने प्री सजेस्टेड रीडिंग्स दी हैं, उनमें भी ये टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, उनमें भी ये डिटेल में लिखे हुए हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप वो प्री सजेस्टेड रीडिंग में जहाँ जहाँ ये वाले टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आप वहां से भी पढ़ें, और आप उनको भी थोड़ा सा अपनी नॉलेज को थोड़ा सा होराइजन ब्रॉड करें। उससे क्या होगा कि आप जो है वो बेटर एबल हो जाएंगे क्वेश्चंस को टेक्निकली डील करने के लिए। जो बुक्स के मैंने रेफरेंसेस दिए हैं, उनको जस्ट आप एक ग्लिम्स उनका जरूर देखें जब आप चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उनको डिटेल में बिल्कुल पढ़ना जरूरी नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप डिटेल में इनको पढ़ेंगे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं है। आप आराम आराम से इन चीजों को अगर कवर करें तो इतना थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए। बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन स्टिल यू नीड टू रीड इट। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी नम्रा का, इन्वायरमेंटल साइंस की कोई एक बुक तैयारी के लिए। नम्रा, बात ये है कि मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, मैं कोशिश ये ज़रूर करती हूँ कि मैं बच्चों को बहुत इजी टू कम्प्रीहेंड, इजी टू अंडरस्टैंड मेथड में एक एक चीज़ मैं आसानी से समझा सकूँ। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस की अनफॉर्चुनेटली कोई एक बुक भी जो मार्केट में अवेलेबल है वो सफिशेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ किसी एक बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आई एम रियली सॉरी कि फिर आप 30s 40s 50s में मार्क्स आपके आएंगे। इससे ज़्यादा मार्क्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। करना आपने क्या है कि आपको जो हैंड आउट, जो बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, प्री सजेस्टेड रीडिंग दी जाती है, और साथ आप अगर लेक्चर को कर लें तो एटलीस्ट ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है। विल यू प्रोवाइड नोट्स और एनी पोर्शन ऑफ बुक टू रीड? जी बिल्कुल काशिफ, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड बुक एज वेल। बुक्स, डिफरेंट बुक्स फॉर डिफरेंट मटेरियल। वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स नहीं होंगी, वो कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स हो सकते हैं। और इसी तरह से नोट्स, बिल्कुल मेरे लेक्चर्स भी, ये आपको स्लाइड्स भी मिलेंगी, और नोट्स वो कोई मेरे रिटन नोट्स नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
मैं वो चूंकि मैंने खुद इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हुआ है, तो मुझे अंदाजा है कि स्टूडेंट्स वही सक्सेसफुल हो पाते हैं जो थोड़ा सा वर्सटाइल अपने आप को पेपर में रखते हैं। तो मैं कोई एक स्पेसिफिक नोट लिखे हुए कि आप बस वही कर लें और पेपर में आप पास हो जाएंगे, तो पास होना आपका गोल नहीं है, पोजीशन सिक्योर करना आपका गोल है, तो वो होगा। इन्वायरमेंटल साइंस बुक्स, हुमा, मैंने आपको जैसे अभी कोई एक मार्केट में ऐसी जिसको मैं आपको कह सकूं कि आप कर लेंगे। आप अगर मेरे रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आप ग्रुप्स में ऐड हैं, आपके साथ मटेरियल, स्लाइड्स, हर चीज शेयर की जाएगी। आप ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट गेट रजिस्टर्ड विद द एडमिन एंड दैट्स इट। जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, आज के टॉपिक में कुछ समझ नहीं आया, आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। जी, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क, अदरवाइज विल जस्ट नाउ कंक्लूड आवर सेशन फॉर टुडे। और कल हम जो है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज ग्रुप में जो है हुमा, आप ज्वाइन नहीं कर सकी थी पहले, आप नाम बुक्स के चाह रही हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, द बुक्स नेम्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दैट वे। जी नम्रा, थैंक यू सो मच। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, हुमा, एक्चुअली बात ये है कि इन्वायरमेंटल साइंस के 8 चैप्टर्स हैं, वो 8 चैप्टर्स किसी एक बुक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कोई एक बुक सफिशिएंट उसके लिए नहीं है। जी काशिफ, बिल्कुल, अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है किसी भी किस्म के एनालिसिस के। पेपर चेकिंग जो होती है, जो आपकी ये हर वीक के आपको क्वेश्चन के अटेम्प्ट करके चेक करवाते हैं, दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिल्कुल ऑनलाइन मुझे उस ग्रुप में सबमिट करवाएंगे एडमिन को, एडमिन मुझे देगी, मैं उस पेपर को चेक करके आपको रिवर्स बैक भी करूंगी और आपको पर्सनल फीडबैक भी उस पर दूंगी, इन टर्म्स ऑफ वो मे बी ऑनलाइन सेशन हो जाए, वो मे बी वॉइस नोट्स हो जाए, वो मे बी रिमार्क्स हो जाए, रिटर्न नोट्स हो जाए, वो मैं बिल्कुल आपको एनालिसिस का करूंगी भी और चेक करके आपको प्रोवाइड भी करूंगी। प्लस ये जो मेरी रजिस्ट्रेशन सेशन है, ये आज से, ये नहीं होगा कि 1 महीना सेशन हो गया खत्म हो गया, गुड गुड बाय, ऐसा नहीं है। आपके जब तक पेपर होते हैं तब तक आई बी इन कांटेक्ट विद यू। हुमा, एक्चुअली बात यह है कि आई पर्सनली बिलीव कि आप हर स्टूडेंट को ना ज़रूरत होती है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की। मैं आपको 10 किताबों के नाम बता दूं और आप 10 किताबों के नाम ले लें, वो 10 किताबें आप पढ़ भी लें, आपको चीज़ों को ना वो जो होता है ना, एक छोटा बच्चा, उसको मैं स्टेप्स बता दूं ना कि ऐसे ऐसे चलना है, फिर भी उसको किसी उंगली की सहारे की ज़रूरत होती है कि उसने वो स्टेप्स कवर करने हैं। तो मैं आपको ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 10 किताबों के नाम बता दूं, आप वो गो थ्रू भी कर ले और पेपर में अटेम्पटेशन भी हो जाए। आई रियली डू होप बेस्ट फॉर यू, बट स्टिल you need some kind of concise guidance for the preparation। so इसलिए जो है वो बड़ा important होता है कि आप चीज़ों को जो है वो क्लोजली लेके चलें और चीज़ों को वाइजली लेके चलें, ये बात है। Gee, it's okay. I think there is no more question left. So thank you so much. We'll meet today, tomorrow, inshallah. Uh, thank you so much for today. Thank you so much for everything. Take care, everyone.